देखिए, शैतान को एक कॉन्सेप्ट को एक समझते हैं कि बुरी आत्मा करती क्या है। जब आपके पास कोई बुरी आत्मा आती है तो वो आपको एक फीलिंग करवाती है, इसे कहते हैं इल्यूजन क्रिएट करना, माया क्रिएट करना। अब वो क्या करेगी, आपको ऐसा फील होगा मैं किसी योग्य नहीं हूँ। ये चीज़ उसको समझ आना चाहिए था। अगर उस स्तर दिमाग का होता कि बुलाड़ी के इसमें ये एंटिटी इसको मुझसे क्यों बोल रही है हैंग करने के लिए, ये सोल मुझे कैसे मुक्ति दे सकती है, ये जो बात बोल रही है। पर साइंटिफिकली इस पूरे केस को मास हिस्टेरिया कहा गया कि मतलब आप तो कन्विंस्ड हो कि आपने अपनी पूरी फैमिली को भी कन्विंस कर दिया। यहाँ पे खतरा है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जो शक्ति है जो आपका पेन चला रही है वो एक अच्छी शक्ति है। आपको कैसे पता कि वो छलावा नहीं है? आपने किसी से ऑटोमेटिक राइटिंग सीख ली 10 दिन में, पर आपको कवच कैसे आएगा? स्वागत है आप सभी का स्पीकिंग ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर। दोबारा आज हमारे साथ मौजूद हैं दक्ष खक्कर, साइकिक मीडियम, जिनका ऐसे सब्जेक्ट पे कमांड है जो हमारे लिए भी एक हैरानी का सब्जेक्ट होता है। इतनी कम उम्र में इतने सारे इंटरेस्ट कैसे होते हैं, और सबसे बड़ी बात है उस पर एक्सपर्टीज। तो दक्ष, मैं पितृ के मसले पर ये पर्टिकुलर एपिसोड ले जाना चाहता हूँ। ज़रूर। कि पितृ से कांटेक्ट, यानी कि अपने मृत पूर्वजों से कांटेक्ट या उनका किसी भी प्रकार का संकेत मिलना जी। ये किसी फियर का संकेत करता है या किसी पॉजिटिव साइड को संकेत करता है। मैं एक स्टोरी आपके साथ, अपनी रियल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। मेरे फादर की डेथ जिस साल होती है उसके नेक्स्ट ईयर के पितृपक्ष के एक महीने पहले से वो मुझे सपने में आते थे, और उस सपने में उनकी जो स्थिति होती थी वो कुछ बताना चाहते थे, थोड़े से परेशान दिखते थे। मुझे समझ में नहीं आता था। पितृपक्ष के कुछ 2-4 दिन पहले मुझे ये हुआ कि जो रिचुअल्स हैं वो फॉलो करने हैं, तो ये सनातन का विधान है, बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारे मर्यादाओं को निभाना होता है, और कुछ उसके विधान हैं जी। पितृपक्ष, तब भी मुझे ये एग्जैक्टली अंदर से नहीं था कि ये हो क्यों रहा है। मैं रोज सपने में देखता था और रोज दिमाग में होते हुए मैं अपने काम में लग जाता था। हाँ, चल रहा होता था दिमाग में कि हाँ, रात में सपने में मतलब फादर के संकेत मिले हैं, वो दिख रहे थे मुझे बार बार। उसके बाद मैंने कुछ जब रिचुअल्स किए, जिस दिन उनकी तिथि थी उस दिन किया, तो सपने में उनका आना बंद हो गया। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि हमारा एपिसोड पितृ के संकेत और उनसे जस्ट बहुत से लोगों के सपने में आ रहे हैं या किसी भी प्रकार से वो संकेत दे रहे हैं, तो उनके अंदर एक फियर हो सकता है या कोई जस्ट कोई दिशा निर्देश है। इस बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। तो सर, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारे पितृ, हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता जी हमें कभी भी क्यों हर्ट या हार्म करेंगे? आज वो इंसानी रूप में नहीं है, आज वो जीवात्मा एक एस्ट्रल बॉडी जिसे कहते हैं में चले गए हैं, तो वो हमें क्यों हर्ट हार्म करेंगे? ये लोगों का एक चलन बन गया है कि आपके ऊपर आपके पितृ नाराज़ हैं या आपके पितृ आपसे खफा है या आपके ऊपर पितृ दोष है। तो पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे माता पिता जब जिंदा रहते हुए या दादा दादी जितने भी नाराज़ हो जाए या खफा हो जाए, हमसे कभी हमारे पर बुरा नहीं करेंगे, राइट। दूसरी बात, हमें ये समझना पड़ेगा कि अपने पितरों को खुश करना सबसे बड़ा भगवान और इंसान के बीच के मिडिल मैन जिसे हम कहते हैं, कि हम अगर अपने पितरों को खुश करते हैं तो जब भगवान हमारे पर कोई ब्लेसिंग देते हैं तो पहले पितरों से पूछते हैं क्या आप इनसे खुश हो।
तो अगर आपके पितृ बोलते कि हाँ जी हम खुश हैं, तो वो आपको ब्लेसिंग मिलती है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे श्राद्ध के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि हम हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में रहते हैं, जहाँ पे श्राद्ध जनरली एक 15 या 30 के बीच में आता है अक्टूबर में। और आप सोचिए कितनी एक डिफरेंट बात है कि इंडिया में जो श्राद्ध 30-31 के नेड़े तेड़े ख़त्म होता है, वही हैलोवीन यूएस में 31 को बनाया जाता है, वही 2 नवंबर को मेक्सिको में डे ऑफ द डेड बनाया जाता है। ऐसे ही जापान में अपने एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को ब्लेस करा जाता है, उनसे ब्लेसिंग ली जाती है, उनको याद करा जाता है। तो श्राद्ध के द्वारा हम क्या बताना चाह रहे होते कि हम पूरे साल में से कम 15 दिन तो उनको याद करें, उनकी ब्लेसिंग को करें, क्योंकि हमारी रोज़ की लाइफ चलन ऐसी हो गई है कि शायद से हमारे पास टाइम नहीं है। एंड जैसे आपने बताया अपनी स्टोरी के द्वारा कि आपके पिताजी आपको सपने में आ रहे हैं, तो वो आपको आज भी 1 साल बाद कनेक्टेड हैं। लोग आपको क्या बताएंगे, आपके पिताजी आपसे नाराज़ है, पर ये देखिए आज 1 साल भी आपके पिताजी उसके बाद आपसे कनेक्टेड हैं, आपको ड्रीम्स के थ्रू संकेत देते हैं। इसी में मैं आगे बताना चाहूँगा कि आपके पिता आपसे हमेशा कनेक्ट कर रहे होते हैं, पर उनको संकेत को समझे कैसे। सबसे पहले आपको सपना आ सकता है। सेकंड, उनकी कोई मेमोरी आपके बैठे बैठे एकदम से सामने फ्लैश होएगी कि लेट्स से आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको एकदम से उनकी कोई सोच कि आप लेट्स से कहीं बाहर गए थे, आप कोई ट्रिप पे गए थे, तो एकदम से मेमोरी आएगी। तीसरा, आप कुछ कर रहे हैं, कहीं ध्यान है और आपको उनका बस बैठे बैठे रोना आ जाता है, तो वो आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। चौथा हो सकता है कि आपको उनकी कोई खुशबू आती है, आपके पिताजी माताजी कोई स्पेसिफिक परफ्यूम लगाते थे या कोई जैस्मिन का फ्लावर लगाती थी माताजी, तो वो खुशबू आ सकती है। एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, तो आपके पितर हमेशा आपसे कनेक्टेड हैं। फ़र्क ये हो रहा है हम इंसान क्या उनसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि हम आपको किसी बाहर के किसी थर्ड पर्सन ने बोले कि आपके पितर तो आपको हर्ट हार्म करेंगे, पर आपका रिश्ता एक बाहर वाला कैसे चला सकता है। आपके पिताजी माताजी दादा दादी आपसे, एक इंसान से कितनी चाहत से मिलना चाहते हैं, तो वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, बस हमें उनको याद करने का मौका चाहिए। और अगर आप दिल से उनको याद करना चाहते हैं ना, तो उनकी हमेशा एक फ़ोटो रखें, और कुछ नहीं कर सकते तो आप उनके नाम से श्राद्ध के अलावा भी खाना बंटवाइए। अब यहाँ पे एक छोटा सा तरीका डिफरेंट कैसे रहेगा कि जब आप लेट्स से आप उनके लिए खीर बंटवाना चाह रहे हैं, तो जब चावल लेके आए तो बोले ये मेरे माताजी पिताजी के नाम से है, उस टाइम उनका नाम को इंडिकेशन दीजिए। फिर जब बनाए तो बोले ये मेरे माताजी पिताजी के नाम से है, और जब बांटे तो भी बोली कि ये मेरे माताजी पिताजी के नाम की, ये जो एक इंडिकेशन एक डेसिग्नेशन होती है, फिर ये उनको पितरों को लगता है। एंड इसको देने के लिए आप सुबह 4 बजे से 12 बजे के बीच साउथ डायरेक्शन में अपनी छत पे एक कौवे के लिए निकालिए और बाकी बंटवा दीजिए। अब यहाँ पे आशीर्वाद कैसे मिलेगा, वो कौवे को तो कहते हैं कि वो दूसरी रेल में जा सकता है, पर जब आप शायद से वो खीर बंटवा रहे थे तो कोई भूखा पेट इंसान था जो उस पीड़ा में था, उसको खाना नहीं मिला, तो वो जब आपको एक दुआ देगा, वो चीज़ आपके कर्मों को बैलेंस करेगा। ये इसलिए कहा जाता है कि दान करिए या ये चीज़ दीजिए। अगर हम किसी काले कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो काले कुत्ते के लिए नहीं, वो उसके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। पर अगर आप इस ट्रांजैक्शन के दिमाग से सोच रहे हैं ना कि मुझे यार मेरे को पंडित जी ने बोला इसलिए मुझे खिलाना है, तो आपको कभी कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक इंटेंशन से खिला रहे हो कि मेरा फ़ायदा होएगा। पर आप एक कुत्ते को देखते हैं कि कितना निर्बल बैठा हुआ है, इसमें जान नहीं है, मेरा फ़र्ज़ है कि भगवान ने मुझे लाखों रुपए दिए, मैं उसका 2 रुपये का 5 रुपये का बिस्किट खिला सकता हूँ। तो ये चीज़ है आपके अच्छे कर्म, जब अपने पितरों को वर्शिप करना सीखिए। ऑल्टर पे या उनकी फ़ोटो लगा के रखिए। लोग उनकी फ़ोटो को भा देते हैं या ध्यान नहीं रखते, तो अपने पितरों को याद करने को, उनके आगे प्रे करना
आपका हमेशा लाइफ आगे अच्छी रहेगी, उनके आशीर्वाद को मांगना। और अगर आपसे कोई भूल चूक हुई भी है, ऐसा होता होएगा कि हमने 10 कार्य करने थे मृत्यु के बाद और हमें नहीं आते इंसान को, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सामने जाइए और बोलिए कि माता पिता जी या भाई बहन जिनकी भी डेथ हुई है कि मैं तो मूर्ख, पर आप मुझे दिशा दिखाइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आपको हमेशा संकेत आएगा। जहाँ पे लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए या उनके पिता माता जी कनेक्ट करते हैं, और मैं एज अ माध्यम, जिसे मीडियम बोला जाता है, तो मैं जब कोई मेरे पास क्लाइंट आता है, मैं उसको उसके पेरेंट्स की या पार्टनर की या उसके बच्चे की वो लास्ट मेमोरी बता पाता हूँ। उसने उस मोमेंट में क्या जिया, उसको क्या चीज़ें याद है, या उस अपने पेरेंट को किस नाम से बुलाता था। मैं स्पेसिफिक मेमोरी दे पाता हूँ, ये स्पेसिफिक चीज़ें बता सकता हूँ कि आपके पिताजी या माताजी ने ये मेमोरी करी। और मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि आपको मुझे कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं देनी, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, ना मुझे कोई डिटेल चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे क्वेश्चन पहले ही बता दोगे तो वो स्टोरी से या क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन जज करना मुश्किल नहीं है। ये तो मेरा फ़र्ज़ होना चाहिए ना एज ए मीडियम कि मैं इंसानों को उनके पिताजी माताजी की लास्ट मेमोरी बता पा रहा हूँ। तो वी हैव टू कट आउट द फियर कि हम अपने पितरों से बात करने के लिए डर रहे हैं। एंड जो एंसेस्टर कनेक्शन होता है, ये तो पूरी दुनिया में एक चलन है कि अपने पितरों को याद करोगे तो अच्छा ही रहेगा। एंड बाहर की कंट्री में भी आप देखते हैं तो बहुत सारे मीडियम्स हैं जो जिनके टीवी शोज़ है जो नेटफ्लिक्स पे हैं कि मीडियम्स डू एग्जिस्ट। पर यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी कोई क्लाइंट किसी के पास आए, आप उसको डराओ मत। आपके पितर आपको कभी भी हर्ट हार्म नहीं करना चाहते। दक्ष, दो इम्पोर्टेंट बातें जो मुझे लगता है कि सभी दर्शकों तक हमें पहुंचानी चाहिए जी। और उस पर मैं आपका विजन जानना चाहता हूँ, क्या है सही बात और एज ए मीडियम आप क्या इस देखते हैं इन सवालों पे। सबसे पहला, कई बार ये माना जाता है कि अपने किसी मृत पूर्वज की तस्वीर पूजा घर में नहीं लगानी चाहिए। जी। बहुत से जो धर्म विशेषज्ञ या कह लें जो रिचुअल्स को जो मानते हैं, और उनका ये कहना होता है कि पूजा घर में ना लगाएं। जी। क्या सही है क्या गलत, मैं आपका मत इस पे जानना चाहता हूँ। मैं दो चीज़ें बता दें जो मेरी विचारधारा है। सबसे पहले अगर आप मंदिर में लगा रहे हैं तो बेसिक रूल ये होता है कि अगर लेट्स से आपके डेटी मतलब देवता की कोई मूर्ति या फोटो जो है उससे नीचे लेवल पे आपके पूर्वज की फ़ोटो होनी चाहिए। लेट्स से हमने यहाँ पे मंदिर बनाए हुए, ये मेरी देवी की मूर्ति है, स्थापित है, तो इससे ऊपर इसकी बराबर फ़ोटो ना लगाइए। आप एक छोटे से पायदान पे आप उनकी फ़ोटो रख सकते हैं। लेट्स अज्यूम अगर आपकी विचारधारा है कि नहीं मुझे अपने मंदिर में नहीं लगानी, तो आप अपने घर के साउथ डायरेक्शन में एक फ़ोटो लगा के उनको अपने पितरों को याद करना कहीं गलत नहीं है। ये भ्रम से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है कि अपने पितरों को याद करना गलत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या गलत है कि आप बस उनको रो रो के याद कर रहे हो। कई बारी वो दर्द इतनी पीड़ाशायी होता है कि आपसे वो दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे। एक्चुअली दक्ष, मेरा दूसरा सवाल आपकी इसी बात से कनेक्ट है जो आपने अपने जवाब में बताया कि क्या हमें अपने पूर्वजों को, बहुत से लोग जी बहुत अंदर कसक, पीड़ा, दर्द जरूर या एक कह लें कि भावनाओं से जोड़ते हैं जरूर, तो इससे क्या हम अपने पूर्वजों की आत्मा को बांधते नहीं हैं? सर यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगा, वो अपने माँ बाप को, भाई बहन को, बच्चे को या पार्टनर को जिसने लूज करा है, जिसका वो पार्टनर गया है, वो तो दुनिया वाले तो कहेंगे उसका मुंह छोड़ दो, पर वो जो प्रेम है वो कैसे बंधन का छोड़ा जाए ना। वो मुक्ति से मतलब लोगों ने बोल दिया कि अपने
पिताजी या माताजी को ना याद करो, पर जिसका गया है उसको पता ना उसके ऊपर क्या बीत रही है। कहना बहुत आसान है कि जिसका एक 5 साल का या 20 साल की बेटी की डेथ हो गई, या किसी के फादर की 80 ईयर्स में डेथ हुई है, तो उसके लिए तो वो पीड़ा इतनी ही है ना। तो पहले तो हमें भ्रम से बाहर निकलना पड़ेगा कि हम अपने पितरों को याद ना करें। दूसरी बात, चलो अगर आपको याद करना भी है, ट्राई कि आप उनको बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि हमें अच्छे मोमेंट से भी याद करो। आप रो रहे हो तो आपके पास तो 4 लोग हैं जो आपको संभाल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। हम शायद से पितृलोक अभी पहुंचे नहीं हैं, तो मैं अभी याद कोई है नहीं मेरे पास, तो मैं तो तुम्हारे पास आ भी रहा हूँ तो मैं तुम्हारे साथ और उदास हो जा रहा हूँ। तो पितरों को हैप्पी टाइम से याद करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आपके पितर गए हैं तो वो उनको हैप्पी मेमोरी क्रिएट करोगे तो उनको आने की भी एक प्रेरणा मिलती है। उनको लगता है कि हाँ मैंने कनेक्ट करा। जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो मैं उनकी वो लास्ट मेमोरी, वो कसक कि मेरे पिताजी मुझसे आखिरी बार क्या कहना चाहते थे, या मैंने अपनी माताजी को नहीं देखा, उनके क्या शब्दार्थ थे, या वो फीलिंग उनके क्या थे, मैं सब शब्दों में बयान कर पाता हूँ। और इसलिए मैं अपने आप को एक माध्यम कहता हूँ कि मैं क्लाइंट के बिन पूछे उसको वो बात बता सकूँगी। वो पिताजी आज भी आपके साथ हैं, बस आप उनको सुन या समझ नहीं पा रहे, तो इसलिए आपने लॉजिकली इस बात पे कांटा मार दिया कि नहीं जी वो तो आगे चले गए। पर पितर हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो जैसे भगवान या साईनाथ बाबा या कोई भी प्रभु या लेट्स से गुरु जी हैं, तो लोग आज भी वो कनेक्टेड हैं। आज 50 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल हम प्रभु के पास इसलिए जाते हैं कि वाहे गुरु आप तो चल गए पर आज आपकी ऊर्जा हमारे साथ है। तो लेट्स से अगर हमारे वाहे गुरु की इतनी एनर्जीज है तो पितरों की भी है इतनी एनर्जीज, वही आपको संकेत दे रहे हैं। आपके बच्चों की मेमोरीज, आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट एनिवर्सरी पे भी वो आते हैं, आपको इंडिकेशन आती है। इनफैक्ट शादियों में ये रिचुअल भी होता है कि सबसे पहले आपके पितरों को आवाहन करा जाता है और उनको एक प्रोटेक्शन बोला जाता है कि आप जो भी हम कार्य करने चाह रहे हैं वो पहले अच्छे से होए, आप इस बात का ध्यान रखिए। और शादी के बाद उनको वापस भेजा जाता है, अपनी जगह पे प्रस्थान कीजिए। तो हमारे पूर्वजों को बुलाना अच्छा है, तो हमेशा ये भी एंड में बोलो कि आप प्लीज़ वापस वहाँ जाइए आप जहाँ से आए हैं, और मैं अगली बारी आपको बुलाऊं तो आप ज़रूर आना। ये एक तरीके से आमंत्रण है और वापस जो है वापस भी लोग आमंत्रण करना जी, एंड लोग आमंत्रण तो कर लेते हैं, विदा करना भूल जाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है कि सोल को आपने मुंह से बांध लिया है, पर आपको प्रैक्टिकली ये समझना चाहिए कि आप 24 घंटे तो इस लोक में भी किसी के साथ नहीं रह पाते ना। आप मदर फादर अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ भी 24 घंटे तो नहीं रह पाते। तो वो चीज़ें आपके साथ कनेक्टेड। अभी मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। मेरे पास एक क्लाइंट है, ही वाज 60 years of एज। उनका बेटा कनाडा शिफ्ट हो गया था। अब उनकी बेटी, वो नोएडा रहते थे, बेटी गुड़गांव रहती थी, तो रोज़ बेटी से भी मिलना आना मुश्किल हो गया। एंड वो उसने मुझसे एक क्वेश्चन बोला कि बस मुझे ये बता दे कि मेरी डेट ऑफ डेथ क्या है। वो अपनी वाइफ को जब उन्होंने खोया तो बस वो रोते जा रहे थे। तो अब ऐसे इंसान के लिए वो जीना कि उसके आसपास कोई रहा नहीं है, वो गम, वो पीड़ा जो वो इंसान को फील हो रहा है, मैं बोल दूँ नहीं जी आपकी वाइफ आगे चली गई, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो इंसान की वो एक लास्ट होप है। वो उनकी आंख के आंसू आज भी मुझे याद करते, मेरे दिमाग में बार बार आते हैं कि उसके लिए तो पूरी लाइफ उनकी पूरी वाइफ के आसपास ही घूमती थी। आज वो जितने भी अच्छे पैदान पे हैं उनके लिए वो वाइफ का, व्हेन ही लॉस्ट हिज वाइफ, उनके लिए सब खत्म हो गया ना। ऐसे इंसान के लिए क्या पैसा, क्या बल, क्या करेक्ट पूछता। तो वो पेरेंट को याद करना, पार्टनर को याद करना गलत नहीं है, मैं फिर से ही दोहरा रहा हूँ। पर अगर आप बुला रहे हैं तो उनको निमंत्रण के साथ साथ आवाहन जाने का भी प्रेयर करिए। और बस साथ में एंडिंग में ये ज़रूर बोलिए, मैं आपको एक प्रेयर बता देता हूँ बेसिक जो आप बोल सकते हैं। लेट्स से आपने प्यार से अपने
मिस्टर XYZ को बोला कि लेट्स अज्यूम जिग्नेश पटेल हैं, अज्यूम। तो श्री जिग्नेश पटेल जी, मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ, मुझे कोई संकेत दीजिए, मुझे कोई इशारा दीजिए, आप हैं। आपको विदिन 2 से 3 दिन या कुछ हफ्तों में एक सपना या कोई इंडिकेशन आ जाएगा। जब आपने कुछ मैसेज लिखा, लेटर लिखा, और आपको जब ऐसा लगे कि आज बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो कुछ दिनों बाद फिर ये भी बोलिए कि जब मेरे आप संकेत दे दीजिए, तो आप मे यू गो बैक वेयर यू कम फ्रॉम, आप वहाँ जाइए आप जहाँ से आए हैं, एंड मैं अगली बारी आपको बुलाऊं तो आप ज़रूर आइएगा अगर आपके लिए पॉसिबल है। तो ऐसे उनकी आगे की जर्नी भी नहीं हैम्पर होती या फंसती, और वो आपसे मिलने के लिए आते भी हैं। इस विधि को कोई भी कर सकता है। हाँ जी, जो तरीका दिल से तो किसी को भी बुला लो, तो वो तो कहते हैं ना, भगवान भी डिवोटी के हाथ में। दक्ष, एक सवाल है जी, जस्ट एज ए मीडियम, आप किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं इसे? जी, तो मुझे डिवाइन ब्लेसिंग है। ये मेरे जन्मों का, पिछले जन्म का मुझे कर्म का फ़ायदा मिल रहा है कि मेरे तब की तपस्या आज इस छोटी सी उम्र में, मैं वो आंख जब बंद करता हूँ तो मैं उन चीज़ों को फील कर पाता हूँ। आज आपके पिताजी की फिर मुझे वो विज़न आएगा कि उन्होंने वो क्या आखिरी मोमेंट्स फील करे, आपको क्या फीलिंग है, आपकी और उनकी क्या मेमोरी है। तो मुझे सिंपली एक पिछले जन्म की ब्लेसिंग है, जहाँ मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे कभी कोई दृश्य आता है, कभी मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे सकती है, कभी मुझे कोई चीज़ फील हो सकती है। तो अगर जैसे किसी को गोली लगे, किसी ने अपने आप को सुसाइड करा, तो मुझे यहाँ पे एकदम से दर्द खिंच जाती है, या किसी ने अगर चाकू तो मेरे एकदम से दर्द होएगी, तो मुझे वो एहसास फील होएगा। अगर कोई पार्टनर ने उसको लास्ट में कोई रोज़ रखा था, एक पार्टनर ने अपने वाइफ के लिए, तो वो रोज़ की खुशबू मुझे देके जाएंगे। तो मैं उनको पूछना कि वो रोज़ की खुशबू का क्या सिग्निफिकेंस मुझे दिखाना चाह रहे हैं, तो दे कनेक्ट। तो मुझे ये डिवाइन ब्लेसिंग है, इसमें मुझे अपने अंदर कोई आत्मा नहीं बुलानी पड़ती, कोई अंग पे कोई आत्मा नहीं आती, सोल्स हमारे आसपास ही होते हैं, वो मुझे सिर्फ इशारे देखते, तो मैं उसको चीज़ को अपनी मेमोरी के लिए लिख लेता हूँ और सामने वाले को सारे पॉइंट्स बता देता हूँ। और ये बहुत इजी होना चाहिए, एटलीस्ट जो क्लाइंट फील कर रहा है। इसमें कोई थिएट्रिकल्स नहीं होने चाहिए कि जी मैं नाच रहा हूँ, मेरे बाल उछल रहे हैं। बहुत प्रेम स्वभाव से अच्छी चीज़ें भी होती हैं, क्लाइंट्स समझते हैं, मैं उनको सारी चीज़ें बता पाता हूँ। एंड ये मैंने 10-10, 15-15 घंटे ओवर दी डेज भी क्लाइंट के साथ बैठ के करे हुए हैं। जस्ट दक्ष जी, आपकी जो ये विधा है, ये ऑटो राइटिंग या ऑटोमेटिक राइटिंग से कितनी अलग है? जी, तो ऑटोमेटिक राइटिंग में क्या होता है कि आपने एक कागज़ लिया, एक पेन लिया, और आप एक तीसरी शक्ति को बोल रहे हो कि मैं आपको अपने अंग की एक्सेप्टेंस या मैं देता हूँ या देती हूँ कि आप मेरा पेन चलाइए, और जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं आप उसको मुझे निर्देश दीजिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पे खतरा है, क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जो शक्ति है जो आपका पेन चला रही है वो एक अच्छी शक्ति है। आपको कैसे पता कि वो छलावा नहीं है? आपने किसी से ऑटोमेटिक राइटिंग सीख ली 10 दिन में, पर आपको कवच कैसे आएगा? आपको ये चीज़ें डिवाइन, जैसे मुझे डिवाइन ब्लेसिंग है, मैं बचपन से मुझे चीज़ें जब मैं छोटा था तो मुझे चीज़ें दिखती थी, सुनाई देती थी, फील होती थी। मेरे लिए वो बहुत ऑर्डिनरी चीज़ थी कि मेरी टीचर है तो मैंने उसको बता दिया कि मैम आपके जो एक्सीडेंट हुआ है वो चीज़ ठीक हो जाएगी। आपको फियर नहीं होता था? मैं वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ सर, फियर दुनिया ने बनाया। मेरे लिए वो मेरे दोस्त थे, वो मुझे चीज़ें बताते थे कि जैसे मैं टीचर को बोला कि वो एक्सीडेंट हो गया, कौन सा एक्सीडेंट, और 10 वो नेक्स्ट जब क्लास लेते तो शी सेड हाउ डिड यू नो कि समवन माय फैमिली मेट विद एन एक्सीडेंट। आई जस्ट स्माइल्ड। क्यों? क्योंकि एक फियर बोलिए क्या कि
वो जो मेरे लिए ऑर्डिनरी था वो दुनिया के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। मेरे लिए वो स्पिरिट्स मेरे गार्डियन हैं, मेरे पूर्वज है। मैं दुनिया को यही सोच डालना चाह रहा हूँ कि आपके स्पिरिट्स, आपके गार्डियन, आपके एंसेस्टर्स क्यों हर्ट हार्म करेंगे। मैं कोई भूत पिशाच पकड़ के ला रहा हूँ, मैं शमशानों में कोई अघोरी तपस्या कर रहा हूँ, वो बुरी आत्माएं मेरे साथ आ सकती हैं। कि ऑटोमेटिक राइटिंग में मैंने कोई एनर्जी को ऐसे ही बुला लिया। मीडियमशिप में माता रानी की ब्लेसिंग है, ये पूर्वजों की ब्लेसिंग, ये जन्मों का तप है। उसके बाद आज मैं इस उम्र में चीज़ कर पा रहा हूँ, पर मुझे बचपन से थी। मैं जब 5-6 साल का था तब से मुझे चीज़ें दिखती हैं, फील होती है, समझ में आती है। पर मैंने तब अपनी एजुकेशन परस्यू करी, मैंने CA करा, मैंने CS करा। आई एम फ्रॉम स्प्रिंगडेल्स, दिल्ली का टॉप स्कूल से पढ़ाई करी। और आज भी एजुकेशन सबसे प्राइम चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ पे आने के लिए पहले आपको समझना ज़रूरी है आप किन चीज़ों से इंटरफेयर करने वाले हैं, आप किस चीज़ में अपना हाथ डालने वाले हैं। तो मीडियमशिप इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग। ऑटोमेटिक राइटिंग, आपको किसी ने पेन को, आपको किसी ने सिखा दिया कि आपको एक प्रेयर बोलनी है और आपको एक थर्ड एंटिटी से कनेक्ट करना है, पर आपके ऊपर कोई कुछ आया तो क्या वो पर्सन आपके नाम से प्रोटेक्शन लेगा? आपकी फैमिली को कुछ हुआ, जो बुराड़ी केस हुआ, बुराड़ी केस में भी सेम चीज़ हुई। बुराड़ी केस काफ़ी चर्चित रहा है जी, थोड़ा सा उस पर ज़रूर। जब बुराड़ी केस में जो ललित था, उनको वैसे ही वॉज गोइंग थ्रू मेंटल ट्रॉमा था, डिप्रेशनल स्टेट था, तो उसकी लो वाइब्रेशन, क्वांटिफाइड एनर्जी जो उनकी एक वाइब्रेशन थी बहुत नीचे स्तर की थी, राइट। तो उसको क्या लगा कि मेरे पिताजी आते हैं, वो लिखवाते हैं, और देखो मैंने एक, जो मैं कर्जदार रूप में था, मैं आज 2 दुकानें खोल ली। तो उसके लिए जिसके पास आज कुछ नहीं था, वो कर्ज में था, उसने 2 दुकानें खोल ली, उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। तो वो शक्ति उससे लिखवाना शुरू कर दिया और उसको भरोसा आ गया। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से उस छलावे ने उसका एक छोटा सा काम कर दिया। एक इंसान के लिए एक दुकान खोलना बहुत बड़ी बात थी, पर वो छलावा एंटिटी, जो ट्रिक्स्टर एंटिटी थी, उसके लिए वो बहुत छोटी बात थी। और उसने उसको बोला कि आज आपको मुक्ति मिलेगी। ये चीज़ उसको समझ आना चाहिए था। अगर वो स्तर दिमाग का होता कि बुराड़ी के इसमें ये एंटिटी इसको मुझसे क्यों बोल रही है हैंग करने के लिए, ये सोल मुझे कैसे मुक्ति दे सकती है, ये जो बात बोल रही है। पर साइंटिफिकली इस पूरे केस को मास हिस्टेरिया कहा गया, कि मतलब आप तो कन्विंस्ड हो कि आत्मा ने अपनी पूरी फैमिली को भी कन्विंस कर दिया। तो यहाँ पे जब आप ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं तो समझिए, एक ऑटोमेटिक राइटिंग में कहा जाता है कि आप जी ग्लास लीजिए, उसमें पानी डालिए और उसमें नमक डालिए। आप समझिए, अगर एक नमक और ग्लास डालने से चीज़ें संभल जाती, तो फिर अगर आपके ऊपर कोई जिन जिना चुड़ैल आती, तो फिर आपको तो एक पानी या ग्लास ही रख लेना चाहिए था, या समुद्र में जाके बैठ जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप एक मैनमेड चीज़ करना चाह रहे हो और वर्सेस एक डिवाइन ब्लेसिंग में फ़र्क आ रहा है। यस, मैं बीच बीच में ऑटोमेटिक राइटिंग करता हूँ, पर जहाँ पे मुझे कोई आंसर ना समझ में, कोई वेरिफिकेशन चाहिए, और विद एक्सपीरियंस मुझे पता चलता है कि जो एंटिटी मेरे पास आ रही है, इसकी खुद की ऑरा या एनर्जी फील्ड येलो है, गोल्डन है, या मस्टर्ड येलो है। मतलब गोल्डन कहा जाता है, इन कलर्स का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल गोल्डन कहा जाता है कि बड़े अच्छे स्वरूप के हैं, मतलब अच्छा, गुरु वाहे गुरु के सफ़ेद शक्ति लाइट्स दिख रही है। और अगर वो वाइट लाइट है तो मतलब पॉजिटिव वाइट लाइट होनी चाहिए, तेज चमक होनी चाहिए, राइट। या जैसे हम शिव जी को देखते तो नीले रंग के अवतार, उनका कोई शेप नहीं है, तो रूप में आने चाहिए, तो आपको रंग फील होएगा, आपके अंदर वो एक खुशी फील होनी चाहिए, आपको एक बड़ा हैप्पी हैप्पी गिगली फील होएगा जब आपको ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज फील होती है। जो लोग बोलते हैं ना जी, देखो, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, कि हमें माता आ गई, वो आ गई, तो माता आपको कभी भी झुलाएगी नहीं। हम पूरे ब्रह्मांड की शक्ति एक छोटे से कण में कैसे झेल सकते हैं? हम तो छोटे से कहते हैं ना, एक तिनके के भी रूप में नहीं है। तो माता की सिर्फ एक कण आता है, एक एनर्जी, मतलब एक पूरे ग्लास अंश आता है, तो हम उसमें ही झूल जाते हैं। तो
वो जो लोग कहते हैं प्रणाम सबको अच्छा है जो कर रहे हैं, उनको भी आंसर आते होंगे, पर आप समझिए कि उन एंटिटी को प्रोटेक्शन देना, क्या आपकी फैमिली पे कुछ होता है, क्या वो पर्सन आपको गारंटी देगा कि मैं आपकी फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगा? और अगर पैसे देने के बाद हो गया, आपकी फैमिली में कुछ भी उथल पुथल हुआ, तो उसकी कौन गारंटी लेगा? यानी कि छलावा, जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब कोई शैतानी ताकत जी या कोई भी बुरी आत्मा या जो भी एंटिटी है, वो जिस भी हम विधा को अपना रहे हैं, क्रिया जो भी कर रहे हैं, उसके मतलब वो अपना एक माया स्वरूप रख के आ सकती है। जी, अब मैं कि देखो हम ही हैं वो वाली आत्मा जिसे आप बुला रहे हो, ऐसा कुछ। देखिए, शैतान को एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि बुरी आत्मा करती क्या है। जब आपके पास कोई बुरी आत्मा आती है तो वो आपको एक फीलिंग करवाती है, इसे कहते हैं एक इल्यूजन क्रिएट करना, माया क्रिएट करना। अब वो क्या करेगी, आपको ऐसा फील होगा मैं किसी योग्य नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहा, सुसाइडल थॉट्स आएंगे, आपको बार बार लग जाएगा कि मुझे ना अपने आप को ख़त्म कर देना चाहिए, या मुझे डिप्रेशन, अत्यधिक अवसाद की अवस्था। हाँ जी। तो आपको बड़ी नकारात्मक थॉट से भरेगा। शक्तियाँ आपके थॉट को भरती हैं, आपके जीने की चाहत को ख़त्म करती है। यहाँ पे जब आप अपने आप को हर्ट करते हो, भगवान ने आपको फ्री विल दी है, मतलब बुद्धि दी है सबसे ऊपर स्तर पे। किसी भी जानवर ऐसा होता है, इंसान खड़ा होता है तो बुद्धि सबसे ऊपर इसलिए दी है कि आप सोच सको कि जो आप एक्शन ले रहे हो क्या ये सही है, क्या ये गलत है। क्योंकि जो ये छलावा होएगा ये हमेशा एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रिपीट होएगा कि मैं अपने आपको हर्ट हार्म कर लूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, एक रिपीटेड को कंट्रोल करना। जी, तो ये इल्यूजन क्रिएट करेंगे मैं योग्य नहीं हूँ। तो आप जो चाकू उठाओगे वो आप अपनी खुद मंशा, अपनी विलिंगनेस से उठाओगे अपने आप को हर्ट हार्म करने के लिए। उसकी इतनी ताकत नहीं कि वो आपके हाथ को उठा के आपसे चाकू करवा दे, पर आपकी माया मन को प्रभावित कर रहा है। जी, तो मन को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पे आपका अपने गुरु में, आपका कोई नित्य नेम, कोई पूजा पाठ या किसी भी शक्ति में, चाहे आप एक वॉक करते हो, अगर आपको पूजा पाठ नहीं करते, आप एक पेड़ के नीचे या एक ग्राउंड में जाके ग्राउंडिंग करते हो, ध्यान लगाते हो, इस शक्ति से बाहर आने के बहुत तरीके हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, तो आप मेंटल साइकोलॉजी से मेंटल अवेयरनेस थेरेपी भी ले सकते हैं। पर वो एक इल्यूजन से बाहर आना समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को दक्ष, आपकी बात से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि मैंने कई लोगों को बहुत परेशान हाल देखा जी। कहते हैं ज़िंदगी से निराश हो गए और रास्ता समझ में नहीं आता। कई बार जो है जो मेडिकल सिम्टम्स उनके बड़े मिल रहे होते हैं उस चीज़ों से, लेकिन दवाओं से भी उन्हें मुक्ति नहीं मिलती जी। और कई बार वो प्रार्थना में आते हैं तो राहत मिलती है। आप हमारे दर्शकों के लिए कोई एक सामान्य तरीका जो हर कोई इस्तेमाल कर सके, कोई मंत्र जाप हो, कोई हीलिंग मेथड हो, कोई तरीका ऐसा कि जब भी कोई इस सिचुएशन में आ जाए तो अपने आप को बाहर निकाल सके? बहुत तरीके में कुछ स्टेप्स बताऊंगा जी। अगर आपको बहुत डर लग रहा है, आपको लगता है कि ज़िंदगी का पूरा सार ख़त्म हो गया, तो पहले तो ये जानिए कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको बॉस है, वो आपका इंस्टाग्राम पे फ्रेंड है, सब उसी उथल पुथल से जा रहे हैं, आप अकेले नहीं हो। ये सबसे पहले रियलाइजेशन होना। दूसरा, अगर आपको बहुत डर लग रहा है तो मैं एक सेल्फ टेस्टेड मैंने क्लाइंट्स को बहुत दिया है, आप छोटी सी रामायण या भागवत गीता जो आती है उसको लाल कपड़े में अपने बिस्तरे या मतलब जो पिल्लो है उसके नीचे रख के सोने शुरू कर दीजिए। अगर लेट्स से आपको लगता है कि मैं सिर के नीचे नहीं शुद्ध अवस्था नहीं रखना चाहता, तो अपने बेड साइड पे रख दीजिए। पर सोने से पहले ना उसको एक बार एक हग करिए और बोलिए कि खाना प्रभु, हे शक्ति, मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ, पर आप मुझे रास्ता दिखाइए। देखना, कहते हैं हर किताब में भी जान होती है, तो वो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे।
अगर आपको लगता है कि आपको बहुत नकारात्मक शक्तियाँ प्रभावित कर रही हैं, तो एक अपना नित्यनेम बना लीजिए कि मैंने हर शनिवार काली माता का मंत्र जाप करना है। आप यहाँ पे जैसे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्छय नमः का जाप करना शुरू कर सकते हैं। आपकी कम से कम 10 माला फिर कंटिन्यू करें। अगर नहीं भी कर सकते, 1 माला भी बहुत है। ये तो हो गया जो लोग स्पिरिचुअली अवेकेंड है। अगर आप लगता है कि मैं कुछ नहीं वो हो रहा, तो अपने जो सबसे बुरे थॉट आते हैं अक्सर रात को, तो अब 12 से 4 बजे जो एक काल रात्रि का समय कहा जाता है, यहाँ पे आप अपना नित्यनेम एक गुरुद्वारे में या मंदिर में स्थापित कर लीजिए। कि लेट्स से दिल्ली के हिसाब से बोले तो एक बंगला साहिब में मैं जाके 2 घंटे कुछ सेवा करूँगा। अच्छा। मैं मानता हूँ कि अगर जूते की सेवा करी जाए या झूठे बर्तनों की सेवा करी जाए, सबसे बड़ा कर्म काटने का तरीका है। क्योंकि किसी और की झूठ अगर आप साफ कर रहे हो तो आज आपके कर्म धुल रहे हैं। ये चीज़ें इसलिए बनाई गई है आपको रियलाइजेशन लाने के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है, ये रियलाइज करना कि हाँ प्रभु, मैं शायद से अव्वल नहीं हूँ, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पा रहा, मैं निराश हो गया, पर प्रभु तो थोड़ी सी क्षमता इतनी दे कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। और प्रभु हमेशा देगा। आप भगवान को नहीं मानते तो कोई नहीं, आप एक अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए अपनी बॉडी को वर्कआउट ज़रूर करें। मतलब मेक श्योर कि आप जिम कर रहे हैं 2-3 घंटे, आपकी बॉडी इतनी थक जाए कि आपके पास टाइम ही ना हो कि आप इस पूरे ख्याल के बारे में सोच सको। कोई लोग अपने बाल भी कटवाते हैं कि जो नकारात्मक शक्तियाँ, आपने देखा है ब्रेकअप के बाद लड़कियाँ अक्सर अपने बाल कटवा लेती हैं। लड़के बहुत ज़्यादा जिम में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी आपकी बॉडी से एक्सिबिडेंट होती है और बाहर निकलती हैं। तो एनर्जीज आपको चेंज करने का अवसर दे रही होती है। तो फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। और इतनी करो कि आपको एक थकावट आ जाए, चुपचाप आप नींद निद्रा में चले जाए। नकारात्मक शक्तियों से आपने जितने तरीके बताए हैं, मुझे जो बात समझ में आई अपने दर्शकों के लिए या मुझे, कि ओवरऑल हम किसी मतलब ईश्वरीय शक्ति से कनेक्ट होने के लिए अपनी चेतना को जागृत करते हैं, अपने आप को होश-ओ-हवास में रखते हैं, अपने विवेक शक्ति से काम लेते हैं, ताकि छलावे जैसे या किसी भी तरह से जो एंटिटीज हैं वो हमारे दिमाग पे, हमारे दिलो दिमाग, हमारे विवेक शक्ति पे अपना प्रभाव ना छोड़ पाए। तो धन्यवाद आपका दक्ष, हमारे शो में शामिल होने के लिए। और दक्ष के साथ हम बहुत सारे शो रिलीज़ करने वाले हैं, अलग अलग एपिसोड्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर हैं, और उम्मीद है कि आप सभी को ये शो बहुत पसंद आने वाला है। शुक्रिया।